वशीकरण के बारे में बताएंगे। ग्रुप के अंदर हम कवर करेंगे थनैला, खुरपका मुंहपका, ब्रुसेलोसिस, फिर कौन सा बचा, थोड़ा हम बताएंगे मोरोडोजोल डिसीज के बारे में, लंपी के बारे में बताएंगे, है ना। और लास्ट में हमारे डिस्कशन पॉइंट कि आपका कुछ समस्या है तो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बताएंगे आपको आयुर्वेदिक इग्नो वेटनरी मेडिसिन, मतलब बिना डॉक्टर के भी आप ट्रीटमेंट करो अपने घर पे कुछ कंडीशन है ना, लेकिन वो बताएंगे सबसे लास्ट। बाकी वो पहले बता दिए तो आप मुझे सुनोगे, है ना, ठीक है। तो लगेगा ना सर, चाय पिया ना अच्छे से, थोड़ी पिया चाय में। तो दूसरा मैं एक बता दूं, ये मेरा सेशन रहेगा, ये 2 वे रहेगा, मतलब ऐसा नहीं मैं 1-1.5 घंटा बोलता रहूँ, बीच बीच में किसी को भी पूछ लूँगा मेरे नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना। तो नींद सोना नहीं है, अटेंशन में रहना है, और जो पहले बोलता हूँ वो बाद में भी पूछता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तभी कुछ ज़्यादा आपको बता सकता हूँ, आपसे कुछ नॉलेज। तो जैसे ही हम पहले शुरुआत करते हैं कि अपने घर के ऊपर डेयरी फार्म है ना, सभी के पास डेयरी फार्म है ना, 1 2 3 4 5 कितने पशु है ना, ऐसा नहीं है ना किसी के पास पशु नहीं है, सबके पास है ना, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है कि दूध खुद से निकालते हैं घर से निकालते हैं? दूध निकालने के लिए जा रहे हो? कोई नहीं जा रहा है दूध निकालने के लिए? हाँ, जो जाते हो अपना हाथ खड़ा करो। अच्छा, मतलब 50% हो गया, पहला फिल्टर 50% का लग गया है, ठीक है। दूध निकालने नहीं जाते हो, साफ सफाई के लिए जाते हो, सपोर्ट कुछ नहीं करते हो? करते हो क्या सपोर्ट करते हो सर? मन में तो दूध भरने के लिए जाते हो ऐसा मत बोलना सर। किस प्रकार का सपोर्ट करते हो डेयरी फार्म में? साफ सफाई, गोबर, अच्छा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब भी हम अपना फार्म रखते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना जो पशु का स्वास्थ्य है, अपना पशु स्वस्थ है कि नहीं वो पहचानना बहुत जरूरी है कि नहीं? हम सब पहचान सकते हैं अपना पशु स्वस्थ है कि नहीं? 50% पहचान सकते हो, मतलब उसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया आपका, कौन कौन सा वो रहता है कि अगर ये है तो अपना पशु स्वस्थ है, ये है, कौन कौन सी चीज़ों का आप सब कवर करते हैं ये बताओ। नाक गीला होना चाहिए, फिर आँखें पानीदार होनी चाहिए, खाना अच्छे से होना चाहिए, गोबर क्लियर होना चाहिए, फिर और कुछ? चलो मुझे ये बताओ कि आपके घर पे गाय या भैंस है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है? कैसे देता है? उठ के? अच्छा, लात नहीं मारता, हाँ वो सबसे अच्छा है ना। हमको तो लात लगाते हैं, हम तो बाहर से बैठ जाते हैं मारने आते हैं, आपको लात नहीं मारता, ठीक। तो जैसे ये सर ने बताया कि अपना एनिमल उठ के रिस्पेक्ट है, हम भी कहीं जगह पे जाते हैं तो उठ जाते हैं ना, कोई बड़ा आता है कुछ हमारे गुरु जी आ रहे हैं तो उठ के रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो वैसे ही अपना पशु भी खड़ा होता है। और जो लोग दूध निकालने के लिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही बर्तन का आवाज होता है वो इधर उधर देख के खड़ा होता है। जब भी वो खड़ा होता है सुबह में बर्तन की आवाज से, तो उसका फर्स्ट सिग्नल है, वो आपको एक निर्देशन देता है कि मैं खड़ा हो गया हूँ, मतलब मेरा जो पैर है वो स्वस्थ है। दूसरी चीज कि रात को जो आपने चारा दिया है, हरा चारा, सूखा चारा, कुछ दाना वाला जो भी दिया है, उसकी वजह से पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर वो चारे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके खाने में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे वजह से बनता है गैस, पेट फूलता है ना। अगर गैस बनेगा तो आपका पशु सुबह में, हमें भी गैस हो जाता है, क्या क्या मन करता है? कुछ नहीं, ना खड़ा होने का मन करता है ना बैठने का मन करता है, मतलब पूरे बेचैनी सी हो जाती है। तो उसी प्रकार पशु के अंदर भी होता है। तो
जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपना पशु आपके जाने के बाद हमें हल्का सा धक्का लगा, भाई कूद जा, दूध निकालने का टाइम करते हैं ना। तो जब भी आपका पशु खड़ा है तो समझ लेना कि उसका पैर स्वस्थ है, उसका पेट सही है, ठीक है। और दूसरी ये चीज बताओ कि पशु चलने के लिए कितने पैरों से चलता है? 4 पैरों से। सोच लो सर, जवाब बदलना नहीं चाहिए। हाँ, 4 पैरों से। अभी देखो धीरे धीरे कोई ना कर रहा है। मतलब ये हमारा दिक्कत यही है, अगर हमने बताया सामने वाला ने बड़ी आवाज से पूछा सही है, नहीं ऐसा नहीं करना है। किसान तो कभी भी ऐसा नहीं कर रहा है, किसान पूरे देश को चला रहा है, आप भी ऐसा करो कैसे देश चलेगा? 4 तो 4, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, एक ही होना चाहिए ना। 4 पैरों से, है ना? ABC वाला मत करो, 4 3 2 1 सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे थोड़े थोड़े। चलो आप बोल रहे हो 4 पैर, मैं मना कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ये था कि चलने के लिए कितने पैर का इस्तेमाल करता है? अभी चेंज कर दी, ऐसा नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग। जब भी अपना पशु चलता है तो वो चलता है 2 पैरों से, मतलब आगे वाला एक लेगा, एक पीछे वाला क्रॉस। उसके बाद मतलब बारी बारी 2 पैरों का इस्तेमाल करेगा। अगर 4 पैर उसने इस्तेमाल कर लिए तो वो खड़ा रह जाएगा, चलेगा, है ना? तो जब भी जंपिंग, लेकिन सर आप पशु जंपिंग नहीं करते हैं ना। तो आपने एक पक्षी देखा होगा, उसको बेबलर के नाम से जानते हैं। बेबलर 2 पैरों से वो चलता नहीं है, वो कूद कूद के चलता है, जैसे कांगारू कूद कूद के चलेगा। बेंडू पशु ऐसा, मैंने इसीलिए पूछा कि चलने के लिए कितने पैर। तो मेरा ऐसा ही प्रश्न रहेगा बीच बीच में, ताकि आप सो ना जाओ, है ना? तो चलने की बात करते हैं, तो चलने के लिए पता चल गया 2 पैर चाहिए, खड़े रहने के लिए 4 पैर चाहिए। तो खड़े रहने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसका है? खूर का, है कि नहीं? तो कई बार सब देखा है खूर बढ़ जाते हैं, है ना? बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? उसको काट लेते हैं। अगर काटने वाला कोई नहीं आ रहा है, बंदा खुद से सर कोई काटता है? ये सर सीखने वाली चीज है। अगर आपके एरिया के अंदर कोई डॉक्टर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको रिक्वेस्ट दे रहा है कि सर हमें ये खूर काटने का ट्रेनिंग दो, हमें बताओ कैसे काटना है ना? तो सर अगर आपने ये ट्रेनिंग ले लिया तो उसके 2 फायदे। खूर जो है सर, पहले ये बता दूं कि खूर जब भी बढ़ता है तो नॉर्मल उसका पैर ऐसा खड़ा रहता है। जब भी खूर बढ़ेगा, ऐसा खूर बढ़ेगा, तो ये जो नीचे वाला पार्ट जिसके ऊपर वेट आना चाहिए, मतलब मान लो कि मेरा खूर बढ़ गया है, मेरा नाखून बड़ा है, मैं ऐसा पैर उठा के चलूंगा। अब पैर उठा के चलना है तो मैं कितने स्टेप चल सकूंगा? कम से बहुत कम। और उसके साथ साथ आप यहाँ से सेशन खत्म हो ना, उसके बाद ट्राई करना, यहाँ बाहर से सिर्फ अपना गेट है ना, वहां तक ऐसे चलते जाना, ये पूरा पोर्शन पकड़ जाए, इतना पेन होगा सर कि उसको आप सहन नहीं कर सकते। अपना तो 60, 70, 80 किलो वेट है, ये तो 400-500 किलो वाला है। अगर उसका इतना वेट कांस्टेंट आया, उसको इतना दर्द होगा, तो ये लोग क्या करते हैं? सीधा काटते हैं दूध, क्योंकि इन लोगों को पता है हमसे बुद्धिमान है ना, जानवर बुद्धिमान है कि नहीं? उसको पता है कि ये 2 पैरों वालों को कंट्रोल में लाना है तो दूध काटो। अगर दूध नहीं काटा तो ये लोग कोई कंट्रोल में आने वाला नहीं। जैसे ही वो दूध काटेगा, हम सर जल्दी आ जाइएगा, उसको दवाई करने की जरूरत होता है कि नहीं? उसको पेट में गैस हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो क्या करेंगे? एक दिन में हो जाएगा, दूसरे दिन दूध जैसे ही बंद हो गया, 5 लीटर से 500 ml पे आ गया, फोन कॉल करेंगे, सर आज सुबह से हुआ, आप जल्दी आओ ट्रीटमेंट करो। हमने तो सुना है, हम पे भी कॉल आते हैं। तो इसी प्रकार जब भी सर ऐसा खूर बढ़ता है तो पहले उसका ऑप्शन है हमें काटना है। दूसरा,
कई की जगह पे ऐसा भी होता है कि हम 24 घंटे उसको एक शेड बना दिया अच्छे सा रूफ वाला प्लास्टर करके, पूरी सुविधा उसको अंदर दे दी, तो उसका चलना बंद हो गया। अब अपना पशु चलेगा नहीं तो ये जो खूर जो है वो कहीं पे घिसेगा नहीं तो बढ़ता ही जाएगा। तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हफ्ते में 3 से 4 दिन अपने खेत में लेके जाओ। खेत में लेके जाने का फायदा कितना है? एक तो खूर नहीं बढ़ेगा, दूसरा आपका पशु ज्यादा पब्लिक मतलब दूसरे लोगों को देखेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, जो शेड के अंदर बांधा है उसका अगर रस्सी छूट गया पूरे गांव में हल्ला, हाँ 10 लोग दौड़ेंगे उसको पकड़ने के लिए। तो अगर आप उसको खेत में लेके जाते हो, है ना, अगर ट्रैक्टर से जाते हो ट्रैक्टर के पीछे ही बांध देते हो, तो वैसे ही तो वो उस सारे लोगों को देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई जो 2 लोग सफाई करने के लिए और दूध निकालने के अलावा भी दूसरे लोग हैं। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही ये जाएगा खेत में दूसरे लोग आएंगे उसको देखेगा, ये थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा। अगर डॉक्टर आपकी एब्सेंस में, आप घर पे नहीं और डॉक्टर आएगा, तो कोई भी बंदा आपका पशु को पकड़ के खड़ा रहेगा और डॉक्टर को भी ला, क्योंकि उसको पता चलता है कि भाई बाहर वाले लोग भी आते हैं और मुझे मिलते। तो ये हुए ना 3 फायदे। तो जब भी ऐसा खूर पड़ता है तो उसको काटना चाहिए। अब जब भी काटने की बात आती है तो उसका पैर उल्टा करते हैं तो ऐसा खूर दिखता है ना। तो कितना काटना चाहिए? अगर आप घर पे भी काटते हैं तो कैसे? जैसे ही हमारे नाखून में सर ये ब्लड दिख रहा है ना, उससे अंदर हम गए तो पेन होता है। तो वैसे ही सर इधर आप उसको खूर साफ करोगे तो अंदर एक लाइन दिखेगा पूरा, उसको बोलते हैं व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन के बाहर मतलब ये जो लाइन है उससे 1-2 mm छोड़ के आप काट सकते हो, जितना भी बड़ा है। दूसरा, अगर ये खूर बढ़ रहा है नेचुरली, आपने 4-5 महीने तक काटा नहीं है, तो ये जो व्हाइट लाइन है वो यहाँ तक स्प्रेड हो जाए आगे तक, है ना। तो अगर आगे चला गया तो उसके बाद आप काट नहीं सकते। तो इसीलिए जब भी थोड़ा हल्का सा भी बढ़ता है, थोड़ा सा ही ऐसे मोड़ता है, तो उसको वहीं से कटवाओ, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं आंखें की। आंखें कैसे होनी चाहिए? मतलब पानी वाली, है ना, चमकीली आंखें होनी चाहिए। लेकिन कभी देखा है बुखार आता है तो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर आंखें तैर रही, दूसरा आंख में से आंसू भी आने लगते। गिर है सर आपके पास? अच्छा, किसके पास है गिर? गिर है सर। गिर रोती रहती है पूरा दिन? नहीं रोती है। आंख से पानी नहीं आता है? आता कभी कभी आता है। सोचा है क्यों आता है? मालूम नहीं। ये हम देखते हैं ना, उसके पीछे कुछ दिमाग नहीं लगा, आता होगा, कुछ होगा ऐसा कर। गिर के अंदर क्या है सर, हमारा ये जो आंख है, कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो आंख के ऊपर नहीं जाता है, ऊपर भी हड्डी है नीचे भी हड्डी है ना। गिर का सर आप देखना हल्का सा आंख बाहर है, मतलब इतना भी नहीं कि कुछ आएगा तो सीधा उसके ऊपर है। लेकिन दूसरी जो गाय की आंखें रहेगी छोटी रहेगी, गिर की बड़ी आंखें। बड़ी आंखों के साथ क्या होता है कि बाहर की जो हवा चलती है, वो हवा आंख का जो पानी रहता है मतलब आंख को सुखा देती है। तो इसके लिए उसको जो आंसू बनने वाली जो ग्रंथि रहती है वो गिर के अंदर ज्यादा है, कि उसकी जब भी आंखें सूखी पड़ जाए तो वो उसमें से पानी का डालता है, आंसू बनता रहेगा, तो आंखें कभी सूखी नहीं, ठीक है। बाकी सब जब भी बुखार आएगा तभी आंख में से पानी आएगा, आंख सूखी पड़ जाएगी। कई बार इतना पानी निकलेगा कि आंखें पानी के अंदर तैर रही हो ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कान की। अब ये बताओ कान का डायरेक्शन, उसका दिशा कैसा होना चाहिए? ऊपर, साइड पे, नीचे, कैसा? तो कोई नहीं बोल रहा है सर, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जिसने जो देखा वो बताओ सर, इसमें कौन सा बड़ा दिमाग लगाने वाला है? अच्छा, आप ऐसा साइड में रहता है, ठीक है। नीचे रहना चाहिए। नीचे रहता है, जब 70 को होती है तो ऐसे 70 कैसे होता है? हाँ, नीचे रहना चाहिए।
ऐसा नीचे नीचे रहता है, ठीक है। फिर डायरेक्शन क्या है सर, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। अगर नीचे है तो भी रिलैक्स है, साइड पे है तो भी रिलैक्स है। डायरेक्शन जो है उसका कोई कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन उसने अपने बॉडी का मूवमेंट अटका दिया और कान कोई एक दिशा में स्थिर कर दिए, तो सर समझ लेना कि वो किसी को टारगेट बना है ना। वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि मेरा पैर पहुंचेगा या मेरा सिर वहां तक पहुंचेगा। ये एक साफ है। मैं सर मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जनरली डिसीज टेस्टिंग के लिए फील्ड में जाता हूँ, है ना। तो यहाँ भरूच के पास एक दामरोड करके फार्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ डिसीज टेस्टिंग के लिए गए। वहाँ सारी भैंस, अब जनरली हम क्या करते हैं, उसको बांधते हैं दूध निकालने के टाइम पे, सभी को एक ही शेड में बांधते हैं और उसी टाइम पे हम डिसीज टेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप दूध निकालने के लिए आती है, वहाँ उसको दाना मिलता है, तो उस टाइम पे इजीली वो हम उसको बांध सकते। तो मैं यहाँ एक भैंस के अंदर डिसीज टेस्टिंग के लिए गया, बाजू वाली भैंस थी पीछे खड़ी थी, बोला चलो अच्छा रास्ता मिलने में ऊपर चढ़ गया उसका मेंजर के अंदर खड़ा था। डिसीज टेस्टिंग के लिए मुझे इंजेक्शन देना था, तो एक इंजेक्शन दिया, तब तक कुछ नहीं किया। दूसरी साइड पे देना था, तो वो जो भैंस थी पहले की साइड दे दिया तो कुछ नहीं किया। अब इस साइड वो पीछे ही खड़ी, मैं 4 बंदे पकड़ के खड़े थे, तो मैं भी इसमें लगा था कि भाई इसको जल्दी से खत्म कर दे, निपटा दे, दूसरे को करना है। मैं जैसे ही झुका इस साइड के लिए, तभी उसका टारगेट फिक्स हो गया कि भाई अपना जितना रस्सा है तो उसके इसको लपेट में ले सकते। मैंने उसको छुआ भी नहीं था, ना उसको किसी ने मारा था, बस वो हटी तो मैं सिर्फ उसके बाजू से ऊपर आया। जैसे ही उसको इंजेक्शन दिया, बस 1 ही सेकंड का टाइम बचा, मैं ऐसा झुका हुआ था, इंजेक्शन खत्म हुआ, मैं खड़ा हुआ, मेरे यहाँ से उसका सिर गया। मतलब ये भगवान की मेहरबानी थी, जो भी था उसका जो चेन बंधा था वो उसको हल्का सा छोटा, मतलब सिर्फ 2 इंच का गैप रह गया यहाँ से सिर गया। मतलब ये है साफ कि जब भी कोई एनिमल सतर्क बन के कहीं एक जगह पे खड़ा है तो समझ लो वो किसी को टारगेट कर है ना। और उसी टाइम पे ना वो आंख झपकाता है ना कान हिलाता है, वो बस एक जगह पे फोकस कर रहा है कि मेरा कौन सा अंग है वो पहुंचेगा और उसको मैं। दूसरी कान की बात जो करता है, जब भी बुखार आता है तो जो बेस रहता है वो हल्का सा ठंडा होता है। आगे का पार्ट, ऊपर का जो भाग है वो आप छूओगे तो वो बॉडी टेम्परेचर, स्किन के टेम्परेचर के जितना लगेगा, लेकिन जो बेस है उसका जो नीचे वाला भाग वो हल्का सा ठंडा होता है, तो वो इंडिकेशन करता है कि आपके पशु के अंदर बुखार आया। फिर उसके बाद नाक और थूथन, जैसे ही आपने बताया कि मुंह के ऊपर पानी होने चाहिए, वो बूंदे रहती है ना, वो क्या निर्देशन देता है, क्या बताता है? स्वस्थ है, लेकिन किस प्रकार से? अगर पानी है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर सही है, बॉडी के अंदर पानी की मात्रा सही है और उसके शरीर के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं। अगर कोई भी इंफेक्शन आ गया, उसका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पानी चला गया, तो समझ लेना है कि अब अपना पशु बीमार हो रहा है। वो आपको सबसे पहले दिखा देगा कि भाई अब मैं बीमार होने वाला हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी मुझे क्या होने वाला है आप देखो। मैंने आपको बता दिया कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ आ गया, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं बाल, मतलब उसकी चमड़ी। तो अपने एचएफ में देखो अगर जो स्मूथ स्किन, पूरा सिल्की हेयर रहता है ना, अच्छे से नहलाने के बाद, चला गोबर वाली नहलाने के बाद उसका स्किन जो है सिल्की होना चाहिए। अगर रफ और ड्राई हो गए तो समझ लेना उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, वॉर्म्स बोलते हैं ना, कृमि, वो है, और पानी की मात्रा भी कम होने की वजह से वो ड्राई होते हैं। फिर हाँ, सांस कैसे लेता है, हम कौन से पार्ट को देख बता सकते हैं कि अच्छे से सांस ले रहा है? पेट को, है ना। तो ज्यादा गर्मी में बढ़ जाता है, ज्यादा ठंडी में कम हो जाता है। दूसरा कौन सी कंडीशन में कम होता है?
कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है मिल्क फीवर, एनिमल लेट जाता है एक साइड पे पूरा, होता है कि नहीं? तो जब भी कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है तभी वो जो सांस का जो उसका रिदम है वो बहुत स्लो होता है। दूसरी एक बात, आपके फार्म के अंदर दूध कौन से महीने में सबसे अच्छा आता है? ठंड नहीं सर, ठंडी में बहुत सारे महीने महीने चलो कम कम कौन से महीने में आता है? सबसे कम दूध कब आता है? हाँ? लास्ट के 7-8-9 नहीं नहीं सर, आपका एनिमल का पार्चुरेशन हो गया है, अपने सीजन के हिसाब से कौन से महीने में कम दूध पाएगा? मई जून। क्यों? सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना? और सबसे ज्यादा दूध कब आएगा? जनवरी फरवरी दिवाली से पहले आता होगा, आप ऑब्जर्व करना, है ना? दिवाली के बाद मतलब दिसंबर, नाताल के बाद मकर संक्रांति तक आपका दूध घटेगा, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा ठंडी, ज्यादातर तो ज्यादा ठंडी हुई तो भी दूध कटेगा और ज्यादा गर्मी हुई तब भी दूध कटेगा, है ना? क्यों कटता है, कभी सोचा है? जब भी गर्मी बढ़ेगी ना तो बॉडी क्या करेगी, बाहर के टेम्परेचर के साथ बॉडी को मेंटेन करने में पूरा एनर्जी लगाएगी। आप दो हाथ से लिख सकते हो? नहीं ना? तो वैसे ही बात हुई कि अगर बाहर गर्मी बढ़ी तो बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन करने में चली जाएगी, तो दूध बनाने में भाई चलो ये चलेगा, पहले जिंदा रहेगा तो दूध। और ठंडी में भी यही हो कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है, बॉडी के टेम्परेचर से डाउन हो रहा है, तो बॉडी को थोड़ा गर्म करने के लिए वो पूरा एनर्जी है, तो इसलिए ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी दोनों में आपका दूध। ठीक, फिर नाड़ी को छोड़ देते हैं, गोबर और मूत्र। अब सर गोबर का आकार कैसा होता है? बताओ सर, जो साफ सफाई में हेल्प कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए। नहीं है ना सर, आकार कुछ है, पतला गड़ा ऐसा नहीं कुछ है ना, चिकनी जैसा है ना। चलो ऐसा कुछ हो गया है गोबर का आकार, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बाहर का जो लेयर है वो शाइनिंग वाला होना चाहिए। अगर वो मतलब चमकीला नहीं है तो वो इंडिकेशन करता है कि उसमें पानी की मात्रा कम है। कई बार ऐसा होता है दाने दाने आ जाते हैं, जो हमने खिलाया वो आ जाता है, मक्का बाजरा, है ना? तो आप जो मक्का और बाजरा खिला रहे हो वो उसके पेट के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब जैसा ही खिलाया वैसा निकल रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी ग्रेन्स लाते हो उसको हल्के से पार्शियली क्रश करने के बाद उसको खिलाएं। कई बार सर ऐसा आता है घोड़े की लात की तरह, है ना? जब भी ऐसा कुछ आता है तो समझ लेना कि उसके इंटेस्टाइन, आंत के अंदर कुछ प्रॉब्लम, कुछ इन्फेक्शन। और तीसरी कैटेगरी है पानी जैसा डायरिया। तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये डायरिया करेगा, क्रीमी होगा, एफएमडी होगा, कोई वायरल डिसीज होगा, बैक्टीरियल डिसीज होगा, तो ये डायरिया करेगा। अब बात करते हैं इसके कलर की। इसका कलर कैसा होता है? बहुत बेसिक चीज है सर, बताओ। देखे है फिर भी बता नहीं रहा। हाँ, ब्राउनिश ग्रीन। ज्यादातर अगर सूखा चारा खिलाओगे तो ब्राउन शेड पे जाएगा, हरा चारा खिलाओगे तो ग्रीन शेड पे जाएगा। और जब भी उसके गोबर के साथ खून मिलेगा, मतलब उसको इंटरनल कुछ इंजरी होगी, डैमेज होगा पेट के अंदर, तो जब भी खून इसके साथ मिलेगा तभी उसका कलर काले रंग का आएगा। तो जब भी काले रंग का गोबर आता है तो इमीडिएट डॉक्टर को बुलाना है और बताना, चेक करवाना है कि सर इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तभी आपका पशु मरने की संभावना है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं मूत्र की। मूत्र का कलर कैसा होता है? पीला पीला पीले, सफेद से पीले रंग। कई बार लाल रंग का आता है ना? तब कौन सी बीमारी होती है उस टाइम पे?
फीवर रहता है। हाँ, तो मैंने जो बताया था ना, हीमोप्रोटोजोअल डिसीज, थाइलेरियोसिस नाम सुना है? थाइलेरियोसिस, दूसरा है बबेसियोसिस और तीसरा है एनाप्लाज्मोसिस। अगर ये तीन में से कोई एक है, ज्यादातर थाइलेरियोसिस होता है। थाइलेरियोसिस में रेड कलर का यूरिन आता है। अब थाइलेरियोसिस क्या है? वो एक ऐसा जीव है जो अपने ब्लड के अंदर रहता है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल को जानते हो ना, आरबीसी, है ना? वो आरबीसी के अंदर रहता है। वो उसका काम क्या है? आरबीसी के साथ घूमना है, और जैसे ही उसको अच्छा लगेगा वो वही आरबीसी के सेल को तोड़ देगा, मतलब खून की कमी करेगा बॉडी के अंदर। दूसरा, ये जो डिसीज उसको कैसे पहचाना? अपना पशु खड़ा है यहाँ पे, ऐसा आप हाथ लगाओगे, हल्का सा छोटा बॉल जैसा आपके हाथ में आएगा। अगर वो बॉल जैसा आता है, आंखें सफेद हो गई और उसका जो पीछे का पार्ट है ना, उसका आप ओपन करोगे तो वो भी पूरा सफेद हो जाएगा। और उसके साथ साथ टेम्परेचर, मतलब सुबह में कुछ नहीं था, दोपहर में जब गए तो पूरा उसको टेम्परेचर, बुखार है और रेड यूरिन आ रहा है, तो वो 100% थाइलेरियोसिस है ना। इसके ये 2-3 सिम्टम्स है, लक्षण है, जिसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये थाइलेरियोसिस है कि नहीं। दूसरा, अगर उसको किडनी स्टोन है ना, किडनी के अंदर कुछ पत्थर बना है, या ब्लेडर, मूत्राशय के अंदर कुछ डैमेज हुआ है, कुछ इन्फेक्शन, हम बोलते हैं ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिन का इन्फेक्शन होता है, ऐसा कुछ होता है, कभी भी रेड कलर का यूरिन आने की संभावना है। दूसरा, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम की कमी की वजह से, अगर बॉडी के अंदर उसका कमी होता है, तभी भी रेड कलर का यूरिन आए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं भूख, जुगाली, दूध, और उसके साथ हम बात करेंगे पानी। पानी कितनी बार देते हो अपने पशु को? 3 बार। 4 कौन बोला? 4 कौन बोला? कब 4 बार गिनाओ मुझे? बताओ सर, कब देते हो? बदल दिया। हम जानना चाहते हैं कब देते हो, हम किसी और को रिकमेंड कर सके कि भाई आप 4 बार ये देते हो। 4 बार बदल दिया, कभी कभी दे देते। समर में 4 बार, ठीक है। तब 3 बार भी बोला ना सर, 3 बार कब होता है? सभी शाम और रात, नहीं दोपहर। सर हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं कि आपका एक पशु 2 हो या 5 हो, अगर पॉसिबल है तो उसको 24 घंटों पानी, है ना। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? कि ज्यादातर पशु खाना खाता है, उसके बाद बैठ के जुगाली करेगा, जुगाल चबाता है ना पूरा दिन, और उसी टाइम पे रमन वो करेगा, तो उसी टाइम पे उसको जो भी चबाएगा अंदर जाएगा, उसके बाद उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट। जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर सारे एसिड का सिक्रेशन होगा, जो भी खाना हमने खिलाया है उसमें से सब डाइल्यूट एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट होगा, एसिड की मात्रा बढ़ेगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी। पानी अगर उसी टाइम पे मिलेगा तो कई चीज़ें ऐसी होती है, मिनरल्स ऐसे होते हैं, विटामिन ऐसे होते हैं, एसिड का सिक्रेशन होने की वजह से वो पूरे जल जाए, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा गोबर के अंदर, जो उसके बॉडी के अंदर रहना चाहिए था वो बन गया गोबर। तो अगर आपने उसी टाइम पे उसको पानी दिया तो हो सकता है कि वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। जैसे ही वो डाइजेस्ट होगा, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो वो एनर्जी लगेगा दूध में, तो आपकी दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरी चीज, हमें हर बार ऐसा बताते हैं कि दूध उत्पादन के लिए उसको चारा दाना सब अच्छे से देना चाहिए। क्यों? मैं बता दूं कि 1 लीटर दूध बनने के लिए 300 से 500 लीटर रक्त के प्रवाह की जरूरत है। पॉसिबल है ये? है कि नहीं? समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं?
1 लीटर दूध बनने के लिए 300 से 500 लीटर रक्त प्रवाह की जरूरत है। रक्त प्रवाह प्रवाह ना, यहाँ पे बड़ी सी एक नाली रहती है ना, उसके ऊपर हम जब भी एनिमल को नया एनिमल लेने के लिए जाते हैं वो देखते हैं भाई वो बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर वो बड़ा है तो प्रोडक्शन दूध का उत्पादन क्षमता उसका ज्यादा है। ज्यादातर सर क्या है कि ये जो थन है, थन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जितना बढ़ेगा उतना आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ये कब सबसे ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ता है, रक्त का प्रवाह कब आता है थन के अंदर, जब भी आपका पशु नीचे बैठेगा तब। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो ना, कुछ भी ऊपर फेंको आएगा नीचे। तो जब भी आपका पशु बैठता है तो उसका हार्ट चला जाएगा आगे की तरफ, ऊपर थन जाएगा नीचे, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। तो उसी फॉर्मूला से थन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपका पशु बैठेगा कब, जब तक वो रवन करेगा तब। उसके बाद खड़ा रहेगा, इधर उधर घूमेगा। रेस्ट के लिए बहुत कम बैठता है, लेकिन ये जो रवन करने के लिए बैठता है ना, वो सबसे ज्यादा टाइम बैठता है। तो इसीलिए अगर आपने चारा सही से दिया है तो रवन ज्यादा करेगा, जैसे ही वो ज्यादा होगा वो बैठेगा नीचे, और उसी टाइम पे रक्त का प्रवाह भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। फिर उसका तापमान, ज्यादातर तापमान जो है, अगर आपके वहाँ थर्मोमीटर रखते हो टेम्परेचर नापने, तो टेम्परेचर होना चाहिए 101.5, 101.5 से लेके 102.5। अगर गर्मी का सीजन है तो वो 103 तक चलेगा। ठंडी है तो वो 100 तक चलेगा। लेकिन 100 से भी नीचे जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है, फिर 103 से ऊपर भी जा रहा है तो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कृमि। तो ये जो कृमि है 3 प्रकार के होते हैं। पहला रहता है पित्ता कृमि, दूसरा है गोल कृमि, और तीसरा है फ्लूक्स। पित्ता कृमि जो है वो अपने केले की वेफर आती है ना, बस उसी प्रकार का उसका रंग है, ना सफेद ना क्रीम, और उसका आकार भी ऐसा है, बस अनइवन, लेकिन बहुत छोटा होता है, 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कहीं ऐसे जो 150 सेंटीमीटर लंबे भी, लेकिन उसकी अलग अलग प्रजाति। ये जो कृमि है वो ज्यादातर क्या खाते हैं, उनका खाना में क्या चाहिए, खून चूसते। दूसरा, आप जो भी मिनरल पाउडर खिलाते हो, अच्छा ग्रेन ला के खिलाते हो, कोई कॉन्सेंट्रेट दान ला के खिलाते हो, वो उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो ये लोग खा ले। मतलब बोलते हैं ना कि पेट के अंदर कृमि है तो उसका बॉडी गेन नहीं करेगा, है ना। फिर ज्यादातर जो कृमि रहते हैं वो पाचन तंत्र, मतलब पेट में आंत में रहने वाले होते हैं। लेकिन ये जो गोल कृमि है उसका 100 से भी ज्यादा वेराइटी, और वो कहीं पे भी रह सकता है। उसका ऐसा, यहाँ पे हमने रेड कलर दिखा है, उसका कलर भी फिक्स नहीं है, ग्रे कलर होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा। कोई ऐसा गोल कृमि जो आंख के अंदर रहते हैं, कोई नाक के अंदर रहता है, कोई कान के अंदर रहता है, कोई गले में रहता है, मतलब शरीर के कोई भी अंग में ये रहता है। और तीसरा जो बता रहा हूँ फ्लूक्स, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन अपने पशु में तो होता है, लेकिन साथ साथ में अपने मनुष्य के अंदर भी इसका इन्फेक्शन। और ये जो है ये उसका जगह फिक्स है, वो कहाँ रहता है, लीवर के अंदर। अगर लीवर में अंदर जाएगा तो वो क्या करते हैं, लीवर फेल कैसे। तो जो बात कर रहे थे ना फ्लूक्स पहले ऐसा छोटा अंडे जैसा दिखता है, अपने आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। अगर उसका 1, 2 और 3 ये 3 स्टेज हमारे खाने में आ गए या पशु के खाने में आ गए तो बस वो ऐसे ही निकल जाए, हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये तीसरा वाला जो स्टेज है ये गोकल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, अगर गोकल गाय ने खा लिया तो उसके पास ऐसा पावर है कि उसको तीसरे में से ये चौथे वाले स्टेज में ले जाएगा। और ये जो स्टेज है वो इन्फेक्टेड स्टेज है, मतलब अगर ये वाला स्टेज पशु के खाने में आ गया है तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, या अपने खाने में आ गया तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा।
और ये स्टेज भी माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हम। मतलब पानी या चारे के साथ अगर आ गया तो वो एक बार बॉडी के अंदर जाएगा, फिर ब्लड के माध्यम से सर्कुलेशन के थ्रू वो लीवर तक पहुंचेगा। लीवर में पहुंचता है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वहां रहेगा। लेकिन जैसे ही वो लीवर में पहुंचेगा थोड़ी उसकी संख्या बढ़ेगी, वहां पे तो ब्लड है ही है, ब्लड चूसेगा, धीरे धीरे करके उसका साइज बढ़ाएगा। जैसे ही साइज बढ़ेगा उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से सर्कुलेशन में जाने के लिए बाहर निकलेगा। मतलब ये लीवर की जो वॉल है पूरा लीवर को रप्चर करेगा। और हमें पता है लीवर और किडनी ऐसे ऑर्गन है जो 70 से 80% खराब होने के बाद उसके लक्षण दिखते हैं, है ना। लीवर फेल होता है उसके बाद कोई बचता है, तो ये जो है ये डायरेक्टली लीवर को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इसका महत्व है। अभी हमारे पास है ना, कोई भी रोग आ रहा है, डिसीज आ रहा है, उसका दवाई है हमारे पास, है कि नहीं। कोरोना का दवाई मिला 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 ना, कुछ ना कुछ मिला, वैक्सीन बना दिया हमने। तो जैसे ही ये कृमि का कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसकी दवाई हमें रेगुलर देनी चाहिए। तो उससे पहले लक्षण, तो पहले ही मैंने बताया कि अपने पशु में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, दूध उत्पादन में कमी होगी। दूसरा, कृमि होता है तो दस्त हो जाता है, डायरिया हो जाता है। कई बार अगर वो कृमि का संख्या पेट के अंदर ज्यादा है तो वो दस्त में आपको दिखेंगे कि भाई इसको कृमि है, तो आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो उसका बहुत दुर्गंध वाला एक दस्त डायरिया होगा। दूसरा, ये लोग खून चूसते हैं और जो भी आप मिनरल खिलाते हो वो खाते हैं, तो इसलिए वो क्या करेगा, प्रजनन क्षमता में कमी लाएगा, व्यस्तता में देरी। मतलब आपका जो अभी ईफर है, 1.5 साल का पशु है, गाय है, वो अब 2 साल तक हीट में आना चाहिए, उसको हीट में ही नहीं आना चाहिए। अगर आपका पशु के अंदर हीट में आ गया और ये बैठा हुआ है तो वो कंसीव नहीं करने देगा, रिपीट कर देगा, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम कृमि की वजह से आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रोकथाम में पहला कृमिनाशक देना है 10 से 15 दिन की एज में। जब भी बछड़ा या बछड़ी का जन्म होता है उसके 10 से 15 दिन में हमें पहला उसको कृमिनाशक देना है। उसके बाद 6 महीने तक हर महीने, और उसके बाद हर 6 महीने पे, जब तक अपना पशु जिंदा रहे तब तक। समझ में? 6 महीने तक हर महीने, और उसके बाद हर 6 महीने पर जब तक पशु जिंदा रहता है तब। ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आपके फार्म के अंदर कृमि का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक बात, अगर आप कहीं से कृमिनाशक दवाई लाते हैं, दूसरा मैं एक आपको बता, 30-40 साल से हम एलोपैथिक दवाई यूज कर रहे हैं, कृमि के लिए भी, सभी के लिए, ठीक है। लेकिन पिछले 20-25 साल पहले जो दवाई बनी थी वो दवाई ही अभी तक चल रही है, कोई नई दवाई नहीं है। लोग क्या कर रहा है, कोई ए दवाई थी उसके साथ बी को मिला दिया, कोई नया फार्मास्यूटिकल आ गया, फार्मा आ गया, उसने क्या किया, उसका तो कॉम्बिनेशन है, उसमें सी मिला दिया। कोई क्या बनाएगा, ए और सी का मिक्सचर बनाएगा, कोई बी और सी का। मतलब 5 से 7 दवाई है कृमि के लिए, उसको ही सब तोड़ मोड़ के एक नया दवा। तो जब भी आप कृमि की दवाई ले रहे हो बाहर से, कोई मेडिकल स्टोर से, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि पहली बार जो कृमि की दवाई ली है वो सेम दवाई दूसरी बार नहीं ले, दूसरी बार अलग दवाई, तीसरी बार अलग दवाई, फिर चौथी बार पहली वाली ला। इससे क्या होगा कि हर एक दवाई का रेजिस्टेंस एक जनरेट होता है। मतलब जो दवाई है वो कृमि के सामने असरकारकता उसकी नहीं दिखा। अगर आपने कोई एक दवाई ली, 99% कृमि निकल गए, 1% रह गया, तो वो क्या करेगा, पड़ा रहेगा। मतलब वो तो पहली दवाई के साथ 1% रेजिस्टेंस आ गया, उसकी असरकारकता नहीं थी,
फिर वो दूसरे और पैदा करे, और जितने भी उसने पैदा किए वो पहली वाली दवाई के सामने रहेंगे अंदर। अगर आपने दूसरी बार नई दवाई ली तो हो सकता है सारे बाहर निकल जाए, तो इसीलिए हमें हर बार दवाई बदल दे। दूसरा, इसका टाइमिंग भी फिक्स करना है। अपना काम इतना ज्यादा है, दिमाग मुट्ठी अपनी हथेली जितना है, कैसे याद रखें कब देना है, कब दोगे, टाइम टेबल सेट करना। आप सर ये टाइम टेबल सेट नहीं होता है, लिख के रखना। हाँ लिख के रखना। लिख के रखिए, लेकिन सर वो कागज तो कहाँ चला फार्म में बोर्ड करना पड़ेगा, बोर्ड का पैसा लगेगा सर, बोर्ड मेंटेन नहीं होगा। हाँ ऐसे रिटर्न बताएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए सर दो त्योहार याद रखना, एक रखना है होली और दूसरा है दीपावली। होली में रंगों से खेलते हो, सफाई करनी पड़ती है अपने शरीर की। उसी दिन को याद रख लो, अपने पशु के पेट की सफाई करनी। दिवाली का त्योहार है, घर की साफ सफाई होती है, तो उसके साथ अपने पशु के पेट की सफाई। तो आपको दो फेस्टिवल याद है, होली और दीपावली। अगर आपने ये दो रख लिया तो इसमें 6 महीने का अंतर भी हो गया है ना। और यहाँ पे लिखा है बारिश से पहले और बारिश के बाद, तो ये दो त्योहार बारिश के पहले और बारिश के बाद कंसीडर हो, है ना। अब सिंपल हो गया ना सर, कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, बोर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो त्योहार याद। फिर उसके बाद आता है खोल पका मुंह पका। आपके वहाँ सब क्या कहते हैं इसको, एफएमडी को हाँ खुरी कहते हैं हमारे, खुरी की दशा। तो सर आप इसके बारे में जानते हो, नहीं जानते तो कुछ नहीं। इसके बारे में जानते हो कि नहीं? अच्छा, तो मुझे बताओ ये इसमें क्या आपको लक्षण क्या होते हैं? चलने का प्रॉब्लम आता है, मतलब खून के अंदर वो अलसाने पड़ जाता है, जख्म जो हो जाती है, गीला गीला होता है। गीला पना नहीं आता है उसमें से। हाँ, फिर खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता। क्यों खाना नहीं खाता? तो मुंह के अंदर भी एक छाले पड़ जाते हैं। हाँ ठीक है, फिर और कुछ टेम्परेचर आता है, हाँ बुखार आ जाता है। तो खाना नहीं खाता है, चल नहीं सकता है, बुखार आ जाता है, फिर मुंह में से वो लाट गिरता है ना, तो वो भी हो गया। तो इसका जो फैलावा है, स्प्रेड कौन करता है? वायरल पानी से, हाँ पानी कर सकता है। फिर हाँ मतलब सर चलो मान लिया कि अगर कोई किसी पशु को हुआ है, वो पानी सबने किया तो उससे हो गया, तो पानी से हो गया। वही पशु चारे से भी हो गया, कोई एक पशु से दूसरे पशु बाजू बाजू में तो उससे भी हो गया, और कोई किसी जगह हुई तो धूल, मतलब उसको कंसीडर करते हैं हवा से, हवा से, है ना। कि धूल मिट्टी में है तो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा। हवा से सब जगह हो जाती है। किससे सर? जगह पे एक रास्ते पे सब जगह गए तो हाँ ये भी है। तो सर आपके वहाँ आपके एरिया में ऐसा है कि सारे गांव के एनिमल एक साथ में चलने के लिए जाते? नहीं। कभी कभी है यहाँ पे सर, एक सौराष्ट्र रीजन में है ना, द्वारका सोमनाथ उस साइड पे सर ऐसा है, 2-3 हजार एनिमल सुबह निकलेंगे गांव से, शाम को वापस नदी के साइड पे चलने के लिए। फिर सर और कोई उसका स्प्रेड कौन करेगा? दूसरा मक्खी मच्छर से होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर और कोई, आप बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हो, सबसे ज्यादा वो करते हैं। सोचो सर, पीछे से कुछ आवाज तो लगाओ। पानी हो गया, हवा हो गया, चारा हो गया, मक्खी मच्छर हो गए, और एक छूट रहा है, बोलो बोलो, डॉक्टर करना है। नहीं
सर इसमें क्या हाँ या ना हंस रहे मतलब क्या संजू है करता भी है लेकिन बोलता है तो सर ज्यादातर हम हवा ऐसा चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते माखी मच्छर ऐसा है कि एक टाइम के लिए हम अपने नेट बिछा सकते हैं चारा पानी तो हम अलग कर रहे हैं अपने पशु को भी अलग कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर और दूसरा गांव का एक एक्सपर्ट बंदा है जिसको कोई काम नहीं है पूरा दिन सभी के घर पे जाके उसको घूमना है बातें करना है और वो इतना एक्सपर्ट है तो दूर से देख के बता देगा कि हाँ तेरे गाय को ये प्रॉब्लम है भैंस को ये प्रॉब्लम होता है ना गांव में एक बंदा तो ऐसा और वो क्या करेगा जब भी ऐसा कोई डिसीज आउटब्रेक आएगा वो जाएगा फिर बोले अरे ये तो ये भाई एफएमडी हो गया है लाओ मैं चेक कर लेता हूँ अच्छे से जिसको हुआ है उसको चेक करे कोई प्रॉब्लम उसके बाद क्या करेगा उसको पता है कि भाई ये वहां से यहाँ अपने अंदर आने वाली नहीं है तो बस हाथ पाथ कुछ धोना नहीं वही हाथ से दूसरे को सभी को चेक कर ले तो हम भी क्या करते हैं भाई अब वो कर रहा है ऐसे तो करने दो तो हमें पता हो जाए कि भाई दूसरे को है कि नहीं तो वो एक से लेके दूसरे अब एक फार्म तक रहा तो ठीक है लेकिन उसका काम क्या है पूरे गांव में घूमना वो धीरे धीरे भाई उसके वहाँ ये फिर वो डिक्लेयर करेगा भाई अपने गांव में एफएमडी आ गया है डिक्लेयर हो गया उसके बाद बोले किसने देखा है भाई वो बंदे को पता है हम क्या कर भाई अपना भी देख लेना तो जितने ने बोला देख लेना तो वो सारे को थोड़ा 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 देता है ना और एफएमडी ज्यादातर कब आता है गर्मी में आता है गर्मी की वजह से एनिमल का इम्यूनिटी जैसे ही कम होता है थोड़ा उसी टाइम पे ये वायरस का सिम्टम शुरू है ना दूसरी चीज दूसरा होता है डॉक्टर आते हैं दवाई करने के लिए डॉक्टर ऐसा बंदा है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उससे सबसे नजदीक जाएगा नजदीक जाके वहीं खड़ा रहेगा जहाँ पे उसकी लाट गिरी है वहां जाके इंजेक्शन लगा देगा इंजेक्शन के बाद सॉई धोते हैं ना हाथ के लिए अच्छा सा साबुन और नया टॉवल भी मांगते हो है ना हम देते हैं नया टॉवल देते हैं खराब वाला नहीं देते तो उससे तो हो गया लेकिन उसका जो पैर है कभी भी शूज वॉश करता है नहीं करता तो वो क्या करेगा यहाँ से जो उठाया बाजू वाले शेड में कहाँ पे और दूसरी एक चीज जो भी पशु में एफएमडी होगा हम क्या करेंगे 5 है तो 4 को आगे बांधेंगे 5 को सबसे लास्ट में बांधेंगे है ना तो डॉक्टर भी क्या करेगा इसको नहीं है इसको नहीं इसको है तो पहले से सबको थोड़ा थोड़ा वो भी छिड़कते आ जाए तो इसीलिए हमें जो भी वायरल से होने वाली बीमारी है उसमें सिर्फ और सिर्फ रोकथाम जैसे ही कोरोना से पहले शेक हैंड करते थे ना और कोरोना के बाद नमस्ते भाई दूर से ही सही है ना करते थे कि नहीं तो बस ऐसा है कि जब भी हमें कुछ एक पर्चा मिलता है उसके बाद हम थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ये एफएमडी भी कोरोना का भाई और बहन मान सकते हैं वायरस से होने वाली बीमारी है ना तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर की अब डॉक्टर को पैर धोने के लिए कोरोना में हमने सैनिटाइजर यूज किया ना तब डॉक्टर को दे सकते हो जूते साफ करने के लिए सैनिटाइजर नहीं क्योंकि एक्सपेंस महंगा है ना 500-600 रुपए लीटर आता है अब जूते वॉश करने में 100-200 ml चला गया तो एक टाइम तो दूध अपने इसमें गया उसके जूते के अंदर तो वो नहीं कर सकते इसीलिए हमें सबसे सस्ता एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाना आपने यूज भी किया होगा पोटेशियम परमैंगनेट ये पीपी सॉल्यूशन पिंक कलर का आता है छोटे छोटे दाने आते हैं उसके 20 से 50 रुपए का उसका पैकिंग रहता है वो जो पैकेट आपने लिया है वो 1000 लीटर पानी को सैनिटाइजर बनाए आपको क्या करना है 20 लीटर का एक बाल्टी लेना है उसके अंदर सिर्फ उसका एक दाना डालना है आपको लगना चाहिए कि ये पानी का हल्का सा कलर चेंज हो गया व्हाइट से पिंक हो गया बस वही आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर आपने उसको पूरा पिंक कलर का कर दिया और उससे आपके पशु के आसपास आपने किया या पशु को जहाँ पे भी छाले वहां लगा दिया तो पशु को इरिटेशन होगा पूरा चमड़ी आजू बाजू का जल जाएगा कभी भी ऐसा नहीं करना है हल्का सा उसका पानी का कलर चेंज हो गया मतलब आपका सैनिटाइजर रेडी
उसके बाद ये मिठाई की ट्रे आती है ना, एक ट्रे लेके आना है, उसके अंदर हमें ये बोरा, अपना गेहूं और उसका बोरा आता है ना, वो बोरा बिछा देना है और उसके ऊपर ये पानी से भर देना है। और पूरा नहीं भरना है कि डॉक्टर खड़ा है उसके पैर के अंदर चला जाए, बाकी दूसरी बार आएगा नहीं। और ऐसा हल्का सा गीला करके अपना जो भी एंट्री गेट है वहां पे उसको रखना है। जब भी डॉक्टर आता है बोलना है सर आपको 1 मिनट यहाँ खड़ा रहे, उसके बाद आपका। तो बाहर से जो भी कंटामिनेशन आ रहा है, बाहर का कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो अपने गेट पे ही खड़ा रह के वही निकल जाएगा और अपने फार्म का ही अपने अंदर रहेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा ये भी बता दूं कि ये जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो उससे उसका मुंह की भी सफाई कर सकते हो, उसके पैर की भी सफाई कर सकते हो। और जहाँ जहाँ भी अपना शेड है, मतलब जितने दिन वो लक्षण दिख रहे हैं उतने दिन पूरा शेड उसी पानी से आप साफ कर सकें। मतलब आपका जो वॉशिंग का जो टंकी है ना, उसके अंदर आपने डाल के पूरा शेड को इससे सफाई किया तो बेस्ट, ठीक है। तो ये सारे लक्षण है, खूर में छाले होते हैं, जीभ के ऊपर, मुंह के अंदर। कई बार अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो उसके थन के ऊपर आ जाता है, लेकिन ये बहुत कम केस में। कुछ लोकल आप देते हो उस टाइम पे, कुछ खिलाते हो उसको, कुछ देसी दवाई बना के, वो घी का भी है। घी, लगा के अच्छा, घी हल्दी दोनों मिलके लगा। अब सर उसमें सिर्फ एक ऐड कर देना मध, हनी, है ना, घी है, हल्दी है। घी का प्रॉपर्टी वो क्या है, पूरा चिपचिपा रहता है ना, तो वो एक कवर, आउटर कवरिंग बना देगा। हल्दी लगाते हैं तो हल्दी का काम क्या है कि एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है उसका प्रॉपर्टी, तो वो बाहर का जो कंटामिनेशन है उसको बढ़ने नहीं देगा। और आप उसके अंदर मध, शहद बोलते हैं, शहद अगर डालोगे, है ना, तो उसका एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये जो छाले पड़े ना उसका हीलिंग जल्दी करेगा। तो ये 3 मिला देना, साथ में जो भी चारा खिला रहे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, ठीक है। तो इसका जो रोकथाम है उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, साल में 2 बार वैक्सीन लगाना है। लेकिन वैक्सीन का 2 लिमिटेशन, मतलब उसका जो मिनिमम एज है अपने पशु का 4 महीना होना चाहिए। 4 महीने से छोटे पशु में कभी भी वैक्सीन नहीं लगती। दूसरा, आपका पशु 7 महीने या उससे ऊपर का प्रेग्नेंट है तो उसको वैक्सीन नहीं। कई बार ऐसा होता है वैक्सीन देने की वजह से एबॉर्शन होने की संभावना है। कई डॉक्टर 8वें महीने 9वें महीने तक वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन सेफ है लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमारा एक साइकिल गया, एक बार एबॉर्शन हो गया तो उसका नुकसान बहुत है। तो उससे अच्छा है उसका एक डोज रख के अपने फ्रिज में रख दो, जब भी बच्चा आ जाए उसके 10-15 दिन के बाद उसको वैक्सीन, ठीक। फिर जैसे मैंने बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन करना है। दूसरा, अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट 4% सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उसका बेस्ट रिजल्ट। फिर उसके बाद बात करते हैं टीकाकरण की। तो मुंह पक्का का मैंने बताया, गलघोंटू और लंगड़ा बुखार, ये दो रोग है अभी अपने देश में बहुत कम जगह पे आए। फिर उसके बाद आता है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो है अभी अपने देश के लिए, अपनी जो अभी का जो करंट सिचुएशन है फील्ड के अंदर, उसमें ब्रुसेलोसिस का बहुत महत्व है। अगर आपके फार्म में, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में। फिर एंथ्रेक्स, ये अपने देश से निकल गया है। और लास्ट में आता है थाइलेरिया, जो मैंने बताया थाइलेरियोसिस के बारे में, उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आपके एरिया के अंदर थाइलेरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको भी वैक्सीन लगाना चाहिए। पहले वैक्सीन ऐसे आता था 3 साल में एक बार होता, अभी कुछ नया ऐसा आ गया है कि हर साल आपको लगाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि टीकाकरण के टाइप में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा है 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, टीका जो है ऐसे कंटेनर में आना चाहिए। दूसरा, हर एक पशु के लिए नया सॉइल लगना चाहिए। और तीसरा, टीकाकरण से पहले 10 से 15 दिन पहले आपको कृमिनाशक दवा खिलानी चाहिए।
लेकिन हमारे कंडीशन फील्ड कंडीशन के हिसाब से सिर्फ दो चीज़ों फॉलो होती है। एक ये ऐसे बॉक्स में आता है और दूसरा सुई बदलता है। टीकाकरण से पहले डीवॉर्मिंग कृमिनाशक दवाई बहुत कम जगह पे होती है ना। तो जब भी आपके फार्म के ऊपर कोई टीका लगाने के लिए आता है और वो सुई चेंज नहीं करता है तो उसको इमीडिएटली बाहर निकालो। भाई जितने पशु है उतना सुई लेके आओ, हर एक के लिए नया सुई। ये भी बता दूं, अगर एफएमडी का वैक्सीन लग रहा है, ठीक है, और आपके पशु के अंदर कभी भी मतलब आपका जो पशु जानवर है, पशु है, गाय है, भैंस है, वो 2 साल का है, अभी तक उसको कोई एफएमडी नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसके बाजू में जो पशु खड़ा है उसको वो 6 साल का है और उसको एक बार एफएमडी आ गया है। एफएमडी का वायरस ऐसा है कि एक बार शरीर के अंदर घुस गया, फिर उसके बाद जब तक अपना पशु जिंदा रहेगा तब तक उसके शरीर के अंदर घूमता रहेगा। उसका कोई लक्षण नहीं शो करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। हो सकता है कि जब भी वो वैक्सीन लगा रहा है उस टाइम पे वायरस वहीं पे और सुई के साथ बाहर आ गया और वही सुई से दूसरे पशु को लगा और उसका इम्यूनिटी कम हुआ तो एफएमडी का आउटब्रेक हुआ। तो इसीलिए हर एक पशु के लिए नया सुई लगाना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं, फ्लश कर देते हैं गर्म पानी से, है ना, तो उसको बोलना है अंदर का फ्लश होता है, बाहर का फ्लश नहीं होता। तो इसीलिए हर एक पशु के लिए नया सुई ही इस्तेमाल, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं थनैला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मास्टाइटिस। मास्टाइटिस कैसा होता है? सर पढ़ के ही बता दो। हाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ के बता दो, इससे ऐसे होता है। थन से होता है ना। हम स्वच्छता नहीं रखते ज्यादातर, उसकी वजह से होता है। तो मान लो ये थन है, उसके अंदर एक कैनाल रहता है जहाँ से दूध आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि दूध निकालने से पहले हम थन को साफ करते हैं, है ना, स्वच्छ पानी से साफ करते हैं, कपड़े से साफ नहीं करते। दूध निकालने के बाद करते हैं, क्यों? सुबह में दूध निकाला, शाम को नहीं निकालना है क्या? हाँ? शाम को देखिए। तो कभी सर देखा है कि दूध निकालने के बाद 1-2 बूंद दूध बाहर आता है ना? ज्यादा दिखेगा तो हम ऐसे करके उड़ा देंगे उसको, ठीक है। दूसरा, दूध निकालने में पूरा दूध ले लेते हैं या पहला जो दूध आता है उसको नीचे डालते हैं? अच्छा, बच्चे को पिलाते हैं, चलो बेस, तो नीचे कुछ गिरा देते हैं। मैं सर ये बता दूं, 1 ml दूध के अंदर 30,000 से 1 लाख बैक्टीरिया होते हैं। 1 ml दूध के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, है ना। अगर उसमें से मान लो ये 5 या 6 बूंद है तो आधा ml भी दूध देता 10 से 15,000 बैक्टीरिया है कि नहीं? अब ये जो बैक्टीरिया ये तो अंदर से आए। आप सभी एक ही गांव से हो? तालुका से हो? अच्छा। और सब कैसे है? ट्रेन से है, बस से है? बस लेके आए। तो जब भी आप वहां से बैठे होगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि भाई जो गांव का है उसका एक ग्रुप होगा, है ना, ऐसे बैठे होगे ना, दोस्त बैठेंगे। फिर यहाँ पहुंचने तक तो पूरे एक हो गए, है ना। अभी आज तीसरा दिन है तो अभी सब एक दूसरे को पहचान गए, है ना, मतलब दोस्ती कर ली थी। तो ये जो अंदर से जो बाहर बैक्टीरिया आते हैं ये क्या करते हैं, उसको बाहर कौन है कुछ पता नहीं, अपने जो सराउंडिंग हवा चल रही है उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, तो बाहर वाले बैक्टीरिया आके यहाँ बैठेंगे। अगर थोड़ी बातचीत होगी, भाई कैसा है क्या है, बातचीत हो गई, उसके बाद अंदर वाला पूछेगा भाई तुम बाहर खाना पीना क्या करते हो, बोले भाई यही इधर उधर कुछ चले जाते हैं,
तो फिर ये क्या बोलेगा, अरे आओ हमारा जो घर है उसमें तो पूरा फैक्ट्री लगा है दूध का, है ना। तो ये क्या करेगा, बाहर वाले को लेके जाएगा अंदर, अंदर गया, बाहर से जो नया है नई जगह है तो वो पहले तो 1-2 दिन आराम से बैठेगा, धीरे 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 पूरा उसकी स्प्रेड करेगा, भाई घूमेगा। फिर बोलेगा यार अंदर तो बोर हो रहा है, अभी मजा नहीं आ रहा है, चलो कुछ तूफान ही करते हैं। तो वो क्या करेगा, उसके थन में तो पहुंच गए हैं, उसका जो बॉडी का टिश्यू रहेगा उसको ही थोड़ा इरिटेशन करेगा, होता है ना, कोई एक तो मस्ती करेगा, एक ने दिया तो बॉडी थोड़ा रिएक्ट करेगी कि भाई बाहर से आया, आराम से बैठा है, खाना पीना खाओ, बैठे रहो, कुछ करना नहीं है। लेकिन ये करेगा, बाकी सब देखेंगे। अभी जब भी कुछ हल्ला होने वाला है तो कोई एक को ही शुरू करना है, उसके बाद तो सब जुड़ जाते हैं। तो इसको डांटेगा बॉडी का सिस्टम, तो ये सारे बोलेंगे भाई अपने फ्रेंड को क्यों बोला, सारे अटैक कर। और ये जो अटैक हुआ ना, ये आपका थनेला, समझे। तो थनेला मैंने आपको बताया एक बेसिक उदाहरण के साथ कि थनेला होता कैसे। अब बात करते हैं कि भाई दूध निकालने के बाद ये अंदर कैसे गया। तो जहां से भी दूध आता है वो जो कैनाल है वो 45 मिनट तक खुला है, उसमें से हम 10 मिनट निकाल देते हैं दूध निकालने के। तो उस टाइम पे दूध निकल रहा है तो कुछ अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम साफ सफाई नहीं कर रहे, तो बाकी का जो टाइम बचा 35 मिनट, वो टाइम में तो ये खुला ही है। तो ये सारा जो खेल होता है वो 35 मिनट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 35 मिनट तक दूध निकाल, वो में डेंटर तक दूध तो आता है नहीं, और साइंस ये बताता है 7 मिनट के अंदर दूध आपको निकाल देना है, जितना भी दूध है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने ये 10 मिनट तो बचा ली, बाकी का क्या करना है कि दूध निकालने के बाद आप इसकी सफाई नहीं करते तो इसको साफ करना है। अगर हो सकता है तो कुछ एंटीसेप्टिक लगा दो, आता है ना डीप डीप करने वाला, बीटाडीन का सॉल्यूशन आता है येलो कलर, उसका स्प्रे कर दो। फिर नीचे की जो साफ सफाई है वो हमें इमीडिएट करना है। अगर वो नहीं है, अपना पशु दूध निकालने के बाद बैठ जाता है, तो बैठते उसी टाइम पे सराउंडिंग जो भी बैक्टीरिया वो लगने का चांसेस है, तो अपने पशु को 45 मिनट तक बैठने नहीं दें। अगर बैठ जाता है तो आपको क्या करना है, नीचे की साफ सफाई करना है, यहाँ पे कुछ एंटीसेप्टिक लगाना है। अगर आप साफ सफाई करते हो, एंटीसेप्टिक लगाते हो, तो आपके पास कितना गारंटी आएगा, 99.9%। ये क्यों ऐसा लिखा मैंने, डेटॉल का ऐड देखा है टीवी के अंदर, डेटॉल का ऐड देखा है ना, उसमें क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या बैक्टीरिया, हाथ धोने के बाद ऐसा एक बैक्टीरिया रहेगा, उसके ऊपर लाइन ऐसा राउंड बनेगा और फिर लिख के आएगा 99.9%। तो एक 0.1% का जो है ना, 0.1% का कोई गारंटी नहीं है। पहला मोबाइल फोन दिया था कीपैड वाला, उसमें क्या आता था, वारंटी, कुछ भी हुआ उसको दे दो, नया फोन मिल जाएगा, है ना, 1 साल के अंदर। अभी ये टच स्क्रीन वाला लेके जाओगे तो वारंटी हो गया, और बाद में अगर कुछ स्क्रीन डैमेज हो गया है तो वो क्या बताएगा, पता है, नहीं खोलेगा फिर बताएगा, वो कांच पहन के इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट है, मतलब आपका पसीना अंदर गया, मतलब जाओ रिटर्न, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खर्चा करो और नया स्क्रीन ले। तो ये अभी जो वारंटी का जमाना है तो उसमें 99.9%। तो इसीलिए जब भी थनेला की बात करते हैं हम सारे की सारे रोकथाम का प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब जितना भी स्टेप है हम फॉलो करते हैं, फिर भी 0.1% चार्जेस हमें छोड़ देना है ऊपर वाले कि भाई हमने तो जितना हुआ था किया, नहीं उससे भी नहीं काम चला तो थनेला। लेकिन हमें क्या करना है, इसको अच्छे से दूध निकालने से पहले और बाद में दोनों टाइम उसको साफ रखना है, 10 मिनट के अंदर दूध निकालना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है, और दूसरी एक सबसे महत्व की चीज, हर महीने CMT टेस्ट आता है,
थनैला को मस्टाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट रहता है CMT, कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट। ये जो CMT टेस्ट है ये आपको करना है। CMT जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन आता है 1200-1300 रुपए का। लाके रखोगे वो? नहीं रखेंगे। तो उसका भी एक हमारे पास उपाय है। आपको लेना है 100 ml पानी, 100 ml, उसके अंदर 6 ग्राम कोई भी कपड़े धोने वाला पाउडर डालना है, लेकिन 6 ग्राम से ज्यादा नहीं, वॉशिंग पाउडर कोई भी। तो ये आपका बन गया CMT रिएजेंट। अब क्या करना है, 5 ml या 3 ml ये अपना सॉल्यूशन लेना है। उसके अंदर 3 ml वही मात्रा में कोई भी एक थन से निकाला हुआ दूध डालना। अगर दूध और पानी मिक्स हो गए तो CMT नेगेटिव, मतलब उसमें थनैला नहीं है। लेकिन जब भी आप दूध और पानी मतलब अपना सॉल्यूशन और उसमें दूध डाल रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर रहे हो और जेली जैसा कुछ बन रहा है, क्लम्प आ रहा है, तो समझना कि आपके पशु में थनैला की शुरुआत है। और ये जो CMT टेस्ट है वो कब पकड़ेगा, जब भी ये पहला वाला कुछ डैमेज करेगा और उस टाइम पे आप परफॉर्म करोगे तो ये CMT पकड़ लेगा कि भाई उसमें कुछ शुरुआत हो। ठीक है, तो अभी ये आप कर सकते हो, है ना। तो ये रिएजेंट हर बार आपको नया बनाना है। सबसे सस्ता है, मतलब 1 रुपए में हो जाएगा। पानी तो मिलता है घर पे, 1 रुपए का पाउच शायद 10-12 ग्राम वाला आता है डिटर्जेंट पाउडर का, तो उसमें से आपका आधा डाल के ये रिएजेंट बनाना। और हर महीने चारों थन में से दूध निकाल के उसको टेस्ट करना। अगर आपने 6 महीने तक किया, थनैला नहीं आया, तो उसके बाद आप 2 महीने पे कर सकते हो। फिर आपको बीच में कुछ डाउट लगता है तो इमीडिएटली भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा आपका कटोरी ले लेना है कि जिसकी वजह से आप उसको मिक्स करके देख सको कि भाई इसमें आपको दिखता है कि ठीक है। तो जब भी थनैला की बात करते हैं तो उसके 3 प्रकार है, और ये जो गुप्त प्रकार है ना, वो ये CMT टेस्ट में पकड़ा जाता है। अगर गुप्त में ही पकड़ लिया तो आगे का कोई वर्जन आएगा। ये गुप्त क्या है, ये पहला वाला जिसने डैमेज किया ना, तो वो गुप्त है। गुप्त के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका दूध की कमी आएगी, बाकी कोई लक्षण नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो प्रकट, मतलब क्लिनिकल मस्टाइटिस बोलते हैं। क्लिनिकल मस्टाइटिस मतलब थन छोटा बड़ा हो जाता है, दूध पानी जैसा आएगा, उसके अंदर खून आएगा, ये पूरा हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ये सारे सिम्टम आते हैं प्रकट में। उसमें आपने ट्रीटमेंट दिया, एनिमल रिकवर नहीं हुआ तो वो चला जाएगा स्कीम में। अगर एक बार ये हो गया तो सिर्फ 5% चांसेस है आपके पशु को रिकवर होने। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा थन चला जाता है। दूसरी बार जब आपका एनिमल प्रेग्नेंट होगा, बच्चे आ गया और उसके बाद दूध आना शुरू हो गया तो आपका बाकी क्या है, वो एनिमल दूध नहीं। कोई एक थन में हुआ तो एक खराब होगा, चारों के चारों हो गए तो चारों चले। ये सबसे डेंजर है। तो इसीलिए हमें हर महीने करके ये गुप्त में ही उसको पकड़ लें। इधर पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक पशु गर्भपात, ब्रूसेलोसिस। पहले अपने देश में ऐसा था 100 एनिमल का टेस्टिंग करो, एक या 2 में आता था। अभी ये जो है 100 का करो तो 5-6 तक पहुंच गया। और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, ये जानवरों से मनुष्य के अंदर सीधा चली जाती है। ये रोग को कैसे हमें पहचानना है, जब भी अपना पशु प्रेग्नेंट है, 6 से 7 महीने के बीच में ये अबॉर्शन करता है, बच्चा निकालता है। और अपने फार्म पे जब भी ऐसा कुछ निकल रहा है, बच्चा निकलता है, हम है घर से वो क्या करेंगे, उसको उठा के फेंक देंगे। करते ना, कभी भी ऐसा नहीं करते।
जब भी आपका घर पे एबॉर्शन होता है, बच्चा निकल जाता है, हाथ में आपको प्लास्टिक का बैग पहनना है, बिना छेद वाला, या फिर डॉक्टर आके पहनता है ना ग्लोव्स, वो ग्लोव्स का एक पैकेट रखना है। ये क्या 2 रुपए का ग्लोव्स आता है, वो स्लीव, वो आपको पहन के ही उसको उठाना है। अगर आपके पशु के अंदर ब्रुसेला है, ब्रुसेला क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ब्रुसेला नाम का बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। उसका स्प्रेड कैसे होता है? वो जो भी बच्चा निकल जाता है, उसका जो साथ जो पानी आता है उसमें ब्रुसेला है, बैक्टीरिया। दूसरा, अगर आपका पशु पहली बार प्रेग्नेंट हुआ है तो उसमें एबॉर्शन करें, वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गया है तो वो बच्चा दे देगा, लेकिन उसके दूध के अंदर ये बैक्टीरिया है, ठीक है? तो अगर वो कच्चा दूध पियोगे तभी आपके अंदर आएगा। तीसरा, उसका बच्चा जो निकल गया उसके बाद जो पानी आता है, वो पानी की बूंद में जो बैक्टीरिया है और वो बूंद आपके आंख में चली गई तो आंख के माध्यम से भी शरीर के अंदर, और उठाने के वक्त पे हाथ पे कुछ लगा है, यहाँ का स्किन निकलता है ना, कुछ भी कट है वहां से वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है। जैसे वो एंट्री लेगा, अपने अंदर कौन से सिम्टम आएंगे? पहले ही बुखार आ जाएगा। अब बुखार आता है, हम कौन सा दवाई लेते हैं? पैरासीटामोल। पहली बार पैरासीटामोल काम करेगी, 1-2 दिन तक आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर से बुखार आएगा, और साथ में पूरा बॉडी का पेन, सर दर्द, बैक पेन, हेडेक, सारा चीज चालू है, और आपको खाने का मन नहीं लगेगा। दूसरा, आपको सुस्ती लगी, मतलब कुछ काम ही नहीं करना, तो और पसीना पड़ेगा। इतना सारा सिम्टम आया तो समझ लेना ये ब्रुसेला। दूसरी एक चीज, ब्रुसेला है कोई एज मैटर नहीं करता, 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 70 साल के बूढ़े को, उसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी में ब्रुसेला। दूसरी एक चीज, ये जो डिसीज है ये सीधा असर करता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, मतलब कोई मेल में हो गया इसके इन्फेक्शन, तो उसका जो वीर्य का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो इनफर्टाइल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, मतलब आप नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकते। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ये इन्फेक्शन हुआ तो उसमें भी 6 से 7 महीने में बच्चा वहाँ एबॉर्शन करेगा। तो इसीलिए ये डिसीज का महत्व ज़्यादा है, और ज़्यादातर ये डिसीज का कौन से एरिया में ज़्यादा है? पंजाब। HF कहाँ से आते हैं? पंजाब से। तो उसमें ये डिसीज थायरेरिया और ब्रुसेला दोनों वो रीजन में ज़्यादा है, और वहीं से स्प्रेड होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहली बार में एबॉर्शन हो गया, उसको पता चल गया ब्रुसेला है, तो वो क्या करेगा, दूसरी बार उसको रिपीट होगा, फिर जब भी कंसीव होगा 4 से 5 महीने का जब भी वो कंसीव होगा उसको भेज देगा। बस यही पॉलिसी की वजह से अपने देश में इसका स्प्रेड हुआ, क्योंकि बाहर के देश में क्या है, कोई भी डिसीज आए, एनिमल को सीधा खाली स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, वहाँ पे ऐसा पॉलिसी है। यहाँ पे अपने देश में गाय के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, गाय को हम स्लॉटर नहीं कर सकते, इसीलिए हम कुछ रहता है ना पांजरापोल, ऐसा कोई ट्रस्ट है, वहाँ भेजना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, आपने 50,000 का गाय लिया, उसमें ब्रुसेला आया तो क्या करोगे भाई, इसको बेच दो, 20 या 30 तो आ जाएंगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं, भाई अब तेरी जिम्मेदारी। तो ऐसा होता है, इसी वजह से ये स्प्रेड होता है। इसका इलाज है 3 महीने या 4 महीने का, 3 से 4 महीने का बाहर एंटीबायोटिक का कोर्स करते हो तो आप ब्रुसेला से फ्री हो सकते हो। अपने जानवर के लिए भी उसका इलाज है, लेकिन 6 महीने का एंटीबायोटिक देना है, और ऑलमोस्ट 35 से 40,000 का उसका खर्चा होता है। तो इसीलिए कोई किसान इतना अफोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि जितना एनिमल का कॉस्ट है उतना ऑलमोस्ट कॉस्ट हो गया दवाई का, तो कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी आपके घर पे आपकी गाय से कोई बछड़ी आई है तो उसको बचाने के लिए आप उसको टीका लगा सकते हैं। ब्रुसेला का एक वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन उसका लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 8 महीने की उम्र में ही लगा सकते हैं, और
वो भी बछड़ी के अंदर। अगर बछड़े के अंदर आपने लगा दिया है तो बछड़ा सारे सिम्टम दिखाएगा, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जब भी आपके घर पे एबॉर्शन होता है, बच्चा निकल जाता है, तो आपको ग्लोव्स पहन के सारा उठाना है, 3-4 फीट का गड्ढा करना है। उसके अंदर आप डाल सकते हो चूने का पाउडर, चूने का सॉल्यूशन या ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो बनाते हैं ना, ब्लीच, वो डाल के उसको बंद कर देना है। और जो भी प्रीमाइसिस है, अपना फार्म है, जो भी एरिया है, उसको उससे साफ करना है। दूसरा, जो पशु ने एबॉर्शन किया है, यहाँ पे पता चला है कि इसमें ब्रूसेला है, उसने बच्चे अभी दिया है, तो उसको 20 दिन तक अलग रखना है और उसका कच्चा दूध कभी नहीं। और ज्यादातर अपने फार्म से भी कच्चा दूध हमें भी नहीं पीना चाहिए और छोटे बच्चे को भी नहीं पीना, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रूसेला दूध के माध्यम से होता है। दूसरा एक होता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी दूध के माध्यम से भी स्प्रेड। ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो कच्चे दूध से होती है, तो इसीलिए हमें इसका ध्यान, ठीक है। ये है कि हमारी बात ब्रूसेला में। उसके बाद हम आ जाते हैं परंपरागत औषधियाँ, मतलब वेटनरी मेडिसिन, आयुर्वेदिक। आपको एक लिटरेचर दिया गया है ना, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे करीबन 30 अलग अलग कंडीशन को कवर किया है और उसमें ज्यादातर वही चीज का इस्तेमाल किया गया है जो आपके आसपास में या अपने रसोई घर में अवेलेबल है ना। वो सारी चीजों का आप इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बना के अपने पशु को बिना डॉक्टर की मदद लिए ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपने ई कोपा का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है सर? ई कोपा के अंदर देखा कुछ लॉगिन कर लिया इसमें, है ना। तो आपने लॉगिन किया होगा, उसके बाद ये वाला जो लाइन है ना, ये कंप्यूटर का वर्जन थोड़ा अलग है। ये वाला जो लाइन है, ये आपको ऑप्शन दिखेगा, पशु पोषण, ईवीएम, पशु कौन सा लैंग्वेज कौन सा रखा, हिंदी, शायद मराठी का भी ऑप्शन, मोबाइल में बता दो। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे ना, ये वाला ऑप्शन आपको स्क्रीन में नीचे दिखे, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें मराठी कर दीजिए। जैसे ही आप करोगे पूरा एप्लीकेशन मराठी में, फिर ये वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपको बड़े बड़े स्क्वायर में दिखेंगे। तो उसमें से आपको ये एवीएम आयुर्वेदिक का सिंबल याद रखना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ये 7 कैटेगरी दिखेगी। मतलब पहला है कास्ट संबंधित, मतलब वो मस्टर्डिस के बारे में, मतलब ऑर्डर रिलेटेड जो भी कंडीशन है। फिर है प्रजनन, रिपीट ब्रीडिंग, प्रोलैप्स, आरओपी, सब इसमें है। फिर खुर पका मुंह पका है। फिर पाचन संबंधित, मतलब इंडाइजेशन है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है। फिर ये एलर्जी का है। फिर ये कौन सा है, हाँ, पॉइजन के संबंधित। और अगर में आपको एलएसडी का भी मिलेगा, है ना। तो ये सारा ऑप्शन है। जैसे ही आप मान लो हमें मस्टर्डिस के बारे में कुछ ट्रीटमेंट करना, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पीडीएफ और एक पीडीएफ। जैसे ही पीडीएफ ओपन करोगे तो उसमें फोटोग्राफ के साथ कौन सी चीज लेना है, उसका कितना क्वांटिटी चाहिए, उसको कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है, पूरा यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। अगर इसमें पता नहीं चलता है तो उसके बाजू में जो YouTube वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे ये वीडियो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा प्रोसीजर दिया है। स्तनदाह दुभत्या पशूंच्या स्तनदाह रोगावरील जल आधारित उपचार पद्धत। स्तनदाह रोगासाठी 1 दिवसाचे औषध तयार करण्यासाठी घृतकुमारी म्हणजे कोरफडीची अखंड पाने 250 ग्रॅम, हळदीची पावडर 50 ग्रॅम, चुना 15 ग्रॅम व 6 लिंबू एवढे साहित्य आवश्यक आहे। हे औषध बनवण्यासाठी कोरफडीच्या पानांचे काटे काढून टाकून त्यांचे लहान लहान तुकडे करा। हळदीची पावडर व चुन्याबरोबर लाल रंगाचे मिश्रण म्हणजेच पेस्ट बनवा। तयार झालेले हे मलम लावण्याआधी
पशूच्या रोगग्रस्त व निरोगी स्तनांमधील दूध काढून घ्या व ते स्वच्छ करा. तयार केलेल्या मूठभर मलमामध्ये 250 मिलीलिटर पाणी मिसळून ते पातळ करून घ्या. जलमिश्रित हे मलम दिवसातून 10 वेळा असे सलग 5 दिवस पशूच्या स्तनांवर दबाव देत गोलाकार फिरवत लावावे. प्रत्येक वेळेस योग्य पद्धतीने मिश्रण तयार होईल याची खबरदारी घ्यावी. याचबरोबर अर्धी कापलेली 2 लिंबू दिवसातून 3 वेळा असे सलग 3 दिवस खायला घालावी. ठीक है, तो इसी प्रकार हर एक कंडीशन का आपको 1.5 से 2 मिनट का वीडियो है. इसमें आपको बताएंगे कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है, कैसे अप्लाई करना है. तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फार्म में जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, फार्मर से हमें कंप्लेन आती है, उसके बेसिस पे हमने फील्ड में ट्रायल लेके ये बनाया है. और इसमें आपको ऑलमोस्ट 80% 80 से 90% आपको रिजल्ट मिलेगा. लेकिन इसका एक कंडीशन है कि वेरी फर्स्ट डे से ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट करवाया उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला तो आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो उसके साथ साथ इसको भी कर दो. तो जो 5-7 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा वो 2-3 दिन में आपको मिलेगा, है ना. तो ये एक आपके पास ऑप्शन है. और दूसरा मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे एक आपको कॉल पशु मित्र करके ऑप्शन मिलेगा. तो अगर आपको पशु स्वास्थ्य प्रजनन पोषण के संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो. वो NDDB का कॉल सेंटर नंबर है. ज़्यादातर कॉल मैं ही रिसीव करूँगा. ठीक है, अगर स्वास्थ्य के संबंधित होगा तो मैं ही आपसे बात करूँगा. पशु पोषण और प्रजनन के संबंधित होगा तो मैं रिस्पेक्टिव अपने विभाग में उसको कॉल ट्रांसफर करता हूँ. लेकिन सर ये डेडिकेटेड कॉल सेंटर नहीं है. अगर मैं यहाँ पे हूँ, डेस्क पे कोई नहीं है तो आपका हो सकता है कॉल रिसीव. तो ये सर आपको ये नहीं समझना कि इमरजेंसी नंबर है. दूसरी एक चीज़ कि इसके ऊपर आपको बैंक लोन के बारे में, डॉक्टर नहीं आ रहा है, सब्सिडी के बारे में, उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. ज़्यादातर किसान बैंक लोन और सब्सिडी के बारे में कॉल करते हैं, है ना. फिर हम बताते हैं कि इसके हाँ तो उसके बारे में बता दो, ऐसा करते हैं. तो सर ऐसा कॉल मत करना. आपको जेन्युइन कॉल करना है. आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फार्म के अंदर, कुछ आपको कोई डिसीज के बारे में जानना है, कुछ खाना कैसा खिलाना चाहिए, कैसे हमारे पास ये है तो हम कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या प्रजनन में कोई समस्या आ रही है, आपने बहुत खर्चा कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा कुछ जानकारी चाहिए तो सर ये है ना. ये सर सोमवार से शुक्रवार तक नंबर चलता है 9:30 से 6 बजे तक. दोपहर में 1:30 से 2 का हमारा लंच ब्रेक रहता है. सैटरडे संडे शनि और रविवार को हमारा ऑफिस बंद रहता है तो ये कॉल सेंटर में. ठीक है सर. तो ये हमारा जो भी मैंने एक 1.5 घंटा लिया ये पशु स्वास्थ्य के बारे में बताया. अगर आपको कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हो स्वास्थ्य के संबंधित, आप पूछ सकते हो.